श्री राजेंद्र पारिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे मांग संख्या 29 आयुर्वेद एवं होम्योपैथी एवं यूनानी, मांग संख्या 37 देवस्थान, मांग संख्या 47 पशुपालन और मत्स्य पे बोलने की इजाज़त दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस आपाधापी के युग में हम हैं। हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता तो बहुत है, लेकिन स्वास्थ्य की चिंता के साथ में हमारा दैनिक खान पान, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार वो उसके बिल्कुल विपरीत है। शास्त्र कहता है यदि हमने पाप कर्म किए हैं तो फल भी हमें पाप कर्म के भुगतने होंगे, यदि हमने पुण्य किया है तो फल भी हमें पुण्य कर्म के भुगतने होंगे। हम अपने शरीर के प्रति अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने खान पान से जिस तरह की उदासीनता बरतते हैं, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अति उत्तम हो। आयुर्वेद एक संपूर्ण शास्त्र है, एक संपूर्ण विज्ञान है। आयुर्वेद वेति इति आयुर्वेद है। जो आयु को समझने वाला हो वो आयुर्वेद है। लेकिन जिस तरह से हमारे इस शास्त्र का, हमारे इस विज्ञान का औपनिवेशिक काल से ही जिस तरह से इसका पराभव हुआ, जिस तरह से इसका पराभव किया गया, वो बड़ा एक चिंतनीय विषय था। तत्पश्चात आयुर्वेद बिना किसी राजकीय संरक्षण के पनप नहीं सकती। और हमने ये देखा है कि तत्कालीन राजा महाराजाओं ने आयुर्वेद का संरक्षण किया। उन्होंने बड़ी बड़ी वेधशालाएं बनाई। न केवल वेधशालाएं बनाई, बल्कि उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि आयुर्वेद के ज्ञाता, आयुर्वेद को समझने वाले, आयुर्वेद के शिक्षक, उस वक्त उनका भरण पोषण किया और उन्हें आगे बढ़ाने में हर तरह से प्रयत्न किया और जहां तक मुमकिन और संभव हो सका अनुसंधान कार्य भी किए। और यही कारण है कि सदियों से, कोई 2, 4, 10, 20, 50, 100 वर्ष का नहीं, सदियों से जहां चरक, वाग्भट जैसे उद्भट विद्वान इस भारत को मिले, इस भारत को दिए, इसके बावजूद आज जिस परिस्थिति में हम हैं, आयुर्वेद का जो पराभव हम देख रहे हैं, एक बड़ा चिंता का विषय है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से ये उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, जिस तरह से बजट में मैंने देखा, मात्र 2-4 लाइनें लिख करके जिस तरह से इसकी इतिश्री की गई, आयुष के नाम से, अच्छा होता आप इस पे विशद विवेचन करते, विद्वानों से इस पे सलाह लेते और हम इस आयुर्वेद का कैसे हम जो है संरक्षण और संवर्धन कर सकते हैं, इस पे आप मनन करते। आपने सिर्फ 3-4 लाइनों में, जिसमें इस आयुर्वेद के संरक्षण और संवर्धन की बात नहीं की आपने इसमें सिर्फ चर्चा की है इन स्थानों पे आयुर्वेद चिकित्सालय बनाए जाएंगे, इन स्थानों पे आयुर्वेद जो उपकेंद्र है उनको क्रमोन्नत किया जाएगा। मात्र इतने से यदि आप ये समझते हैं कि आयुर्वेद का संरक्षण और संवर्धन हो जाएगा, तो मैं समझता हूं माननीय मंत्री महोदय, सभापति महोदय, मैं अपेक्षा करता हूं और उम्मीद करता हूं इस बात की कि कोरोना काल में जिस तरह से हम असहाय, निराश और अपने आप को एक ऐसे गर्त में पा रहे थे, सड़कों के किनारे लंबी चौड़ी लाइनें लगी हुई है, पूछने में पता चलता है कि क्या बन रहा है कि यहां पे आयुर्वेद का काढ़ा बन रहा है। क्या हम केवल संकट काल में आयुर्वेद को याद करते हैं? केवल आयुर्वेद की बात नहीं,
मैंने इसी सदन में सभापति पैनल में था तो मैं आपकी उस आसन से ही मैंने एक बात कही थी, जब सदन में इस बात की चर्चा हुई कि होम्योपैथी में प्रिवेंटिव मेडिसिन है, तो मैंने अपनी तरफ से ये कहा कि यदि प्रिवेंटिव मेडिसिन है, अभी इसका कोई बहुत ज्यादा प्रसार नहीं हुआ है, ज्यादा लोग इससे इफेक्टिव नहीं हुए हैं, तो हमको प्रिवेंटिव मेडिसिन लेनी चाहिए। तो सदन में इस बात की उत्तेजना पैदा कर देगी, आयुर्वेद होम्योपैथी में ऐसी कौन सी दवा होगी जो प्रिवेंटिव करेगी। कोई भी ज्ञान संपूर्ण नहीं होता। ज्ञान की जब हम बात करें माननीय सभापति महोदय, रामायण का एक उदाहरण है। जब भगवान लक्ष्मण मेघनाथ की बाण से घायल हो गए, मृत प्राय थे, तब उन उच्च आदर्शों और उन मापदंडों को हमको महसूस करना होगा कि वैद्य जो सुषेण थे, जो रावण के वैद्य थे, राम के दुश्मन थे वो, लेकिन वैद्य सुषेण ने जब ये कहा कि आप संजीवनी लाइए, और भगवान हनुमान जी जब संजीवनी लाने गए तो अचरज में पड़ गए कि संजीवनी को पहचान नहीं पाए। इतना विशद है हमारा ये शास्त्र। अतुलित बलधामम हेम सेलावे देवम ज्ञानी नाम गर्गण्यम, ज्ञानियों में अग्रणी, लेकिन औषधि को नहीं पहचान पाए। तो हम क्या ये समझे कि ज्ञान समाप्त हो गया? इस पृथ्वी पे जो एक बार आया है वो समाप्त नहीं होगा, वो कहीं न कहीं है। मेरी दृष्टि यदि 6/6 की नहीं है तो मेरा दृष्टि दोष है। मैं ये कह दूं कि 6/6 के आगे दुनिया धरती कुछ है ही नहीं, तो मेरा दृष्टि दोष है माननीय सभापति महोदय। ज्ञान का क्या दोष? हमने इस ज्ञान को मृतप्राय छोड़ दिया, और अभी भी वक्त है। केरल जो हमसे आबादी में भौगोलिक दृष्टि से सब तरह से हमसे बहुत पीछे है, लेकिन केरल में हेल्थ टूरिज्म के नाम से जिस तरह से पंचकर्म और जिस तरह की ये विधाओं को उन्होंने अपनाया और अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास में अच्छे चिकित्सकों की कमी है? क्या हमारे पास में अच्छे गुणीजनों की कमी है? क्या हमारे पास में अर्थ का इतना अभाव है कि हम जो अच्छे शिक्षक पैदा नहीं कर सकते? क्या हमारे पास में इतना अभाव है कि हम अच्छे चिकित्सालय नहीं बना सकते? माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद एक शास्त्र नहीं, एक जीने की पद्धति है। और आयुर्वेद तो हमारे घरों में इतना अंदर तक बैठ गया कि आज हमारी किचन में पूरा आयुर्वेद है। हमारे जितने भी मिर्च मसाले हैं वो सब आयुर्वेद औषधियां हैं। परिवार में परंपराएं रही है कि जुकाम लग गई तो इसका काढ़ा दे दो, ये हो गया तो इसका वो दे दो, हल्दी, जीरा, धनिया, कलौंजी, सारे के सारे औषधियां हैं। लेकिन हमने आंख मूंद रखी है। कब तक मूंदेंगे? क्या हमको इस शास्त्र को, इस विज्ञान को मृतप्राय छोड़ देना चाहिए? आपस में चर्चा नहीं करें भाई, बहुत माननीय सभापति महोदय, समय की अपनी सीमा है, मुझे बहुत संक्षेप में करना पड़ेगा। लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं, सरकार से अपेक्षा करता हूं, हमने क्या किया, तुमने क्या किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया के बजाय पंच में पढ़ने के, कोरोना में जिस तरह से इस आयुर्वेद ने अपनी महत्ता साबित की, उसको देखते हुए हमें हेल्थ टूरिज्म पे ध्यान देना चाहिए। हमको अच्छे अच्छे जो है कार्य केंद्र बनाने चाहिए, जहां पंचकर्म जैसे अच्छे जो है वो चिकित्सक बैठे हैं, पंचकर्म जैसे अच्छी औषधियां हो। हमको संरक्षण में आयुर्वेद का अनुसंधान करके अच्छे जो है गुणवत्तापूर्वक औषधियां बनानी चाहिए। लेकिन इसमें केवल सरकार का ही दोष नहीं मान रहा हूं माननीय सभापति महोदय, मैं आयुर्वेद चिकित्सकों का भी दोष मानता हूं। आयुर्वेद चिकित्सक अपने आप को इतनी हीन भावना में महसूस कर रहा है कि वो अपने आप को आयुर्वेद चिकित्सक, वैद्य कहने में भी उसको लज्जा आ रही है। वो वैद्य नहीं कहलाना चाहता, डॉक्टर कहलाना चाहता है। जिस विधा में आपने अपना ज्ञान अर्जित किया है, जिस विधा से आप पारंगत होकर के इस शास्त्र का आपने अध्ययन किया है, आज आप उस विधा से आपको लज्जा महसूस हो रही है, तो आपको नहीं करना चाहिए था। मैं इस सदन के माध्यम से उन्हें भी संदेश देना चाहता हूं, कल से नहीं, आज से, ये रवि से अपने आप को वैद्य कहलाना पसंद करें, अपने आप को आयुर्वेद चिकित्सक कहलाना पसंद करें, ताकि आपकी विश्वसनीयता कायम हो। माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद क्या कहता है?
स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर को निरोग करना, यह शास्त्र है आयुर्वेद। लेकिन इस शास्त्र को हम यदि अब नहीं संभाल पाए तो बहुत, माननीय सभापति महोदय, बहुत विलंब हो जाएगा। हमको कुछ ऐसे काम करने चाहिए, जैसे आयुर्वेद चिकित्सक है, आरजीएचएस में उसको शामिल करना चाहिए। वो रिटायर्ड है, वो सर्विस में है, उसको अधिकृत किया जाना चाहिए। और सारी औषधियां, उसको केवल चूर्ण चटनी तक सीमित कर रखा है आपने। लवण भास्कर चूर्ण ले लेना, समाप्त हो गई बात। जब मेडिकल साइंस में आप जो है 40-40 हजार रुपए की दवा एक अपने सरकारी स्तर पे दे सकते हैं, तो क्या अच्छी भस्में, अच्छे जो है पिष्टियां जो आयुर्वेद की है, किसी रोगी को आप नहीं दे सकते? माननीय सभापति महोदय, इस पे मंथन होना चाहिए सरकारी स्तर पर। इस पे जो है चिंतन और मनन करके हमको अच्छे चिकित्सकों का संरक्षण करना चाहिए। अच्छे अच्छे औषधालय खोलने चाहिए। जहां जहां मेडिकल कॉलेजेस हैं, सीकर में मेडिकल कॉलेज खोला, सीकर में अस्पताल खोला, 50 बेड का अस्पताल खोला। केवल जो रोजमर्रा के जो पेशेंट आते हैं उनके लिए तो, आउटडोर पेशेंट के लिए तो बना दिया, लेकिन 50 बेड का इंडोर पेशेंट के जो कक्ष थे वो नहीं बन रहे हैं। सरकार बदल गई, अब क्या करें? अब इंतजार करें या तो 5 साल का। या आपके माध्यम से मैं सरकार, माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो है आयुर्वेद औषधालय सीकर में खोला है, तो आउटडोर पेशेंट के साथ साथ इंडोर पेशेंट्स की व्यवस्था भी आप करिए वहां पर। और न केवल वो व्यवस्था करिए, बल्कि सीकर अपने आप में टूरिज्म का इतना बड़ा हब बन रहा है। आपने महसूस किया होगा, देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, आपको टीवी चैनल से पता चला होगा कि खाटू श्याम जी में 20 लाख यात्री जो है वार्षिक मेले पे आते हैं। सालासर मेला, खाटू श्याम जी मेला, शाकंभरी मेला, जीण माता मेला। यदि आप सीकर और आसपास के इलाके में अच्छे पंचकर्म के अच्छे आप जो है प्राकृतिक चिकित्सालय के अच्छे आप सेंटर डेवलप करेंगे, 5 स्टार कल्चर के डेवलप करेंगे, तो निश्चित रूप से न केवल आयुर्वेद का संरक्षण होगा बल्कि आपकी रेवेन्यू भी जनरेट होगी। माननीय सभापति महोदय, हमारे पास में जंगल पड़े हुए हैं। आज हमारे वन मंत्री जी आए नहीं है। उन जंगलों में मेरे माननीय हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके नाम से जिस पौधे की बात की जा रही है, मैं उसका नाम तो ले लूंगा, लेकिन मैं जंगली बबूल कहूंगा उसको। उस जंगली बबूल के स्थान पे हम जो है औषधीय पौधे को वहां पे निर्माण क्यों नहीं करते? औषधीय पौधों को हम क्यों नहीं लगाते वहां पर? यदि हम औषधीय पौधों को वहां पे लगाएंगे, धीरे धीरे पौधे पनपेंगे, उससे न केवल किसानों की आय होगी, बल्कि बहुमूल्य औषधियां, जो ऐसी औषधियां जो लुप्त प्राय हो रही है, उन लुप्त प्राय औषधियों को भी हम जो है दोबारा अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ला करके हम उसका जो है उत्पादन कर पाएंगे, और निश्चित रूप से उसका आयुर्वेद का भला होगा। आयुर्वेद एक विशुद्ध शास्त्र है, लेकिन इस शास्त्र को बिना सरकारी संरक्षण के मात्र हम ये छोड़ दें कि अपने आप जो है ये अपना संरक्षण कर लेगा, यह संभव नहीं है। कोरोना में हमने जिस तरह से आयुर्वेद चिकित्सकों की सेवाएं ली, हमने ये भी कहा कि जो आयुर्वेद जो मेडिकल चिकित्सक कोरोना से प्रभावित होकर के जिनकी कैजुअलिटी होगी, उनको हम जो है 50 लाख रुपया देंगे। तो क्या वो आयुर्वेद चिकित्सक जो वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा था, जो होम्योपैथी का चिकित्सक वहाँ पे सेवाएं दे रहा था, जो यूनानी चिकित्सक वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा था, तो उसके प्राणों की कोई कीमत नहीं? यूनानी भी विधा है। हमको ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथी के डॉक्टर्स को हमको अच्छी कॉलेजेस बनानी चाहिए। आज राजस्थान में मात्र जो है 2 सरकारी कॉलेज हैं। अच्छी कॉलेज बनानी चाहिए हमको। अच्छी कॉलेज यदि होगी, अच्छे डॉक्टर्स निकलेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं कलकत्ता रहा हूँ, लंबे समय तक मैंने प्रवास किया है वहां पर। वहां पे हर गली के नुक्कड़ पे आपको जो है होम्योपैथी का डॉक्टर मिल जाएगा, सस्ती दवा। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है। मेरा पुत्र है, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने कहा साहब इसमें तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, मात्र 4 साल की आयु। लेकिन जब मैंने अपने इसी विधानसभा के माननीय जो होम्योपैथिक चिकित्सक थे, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, जरूरत ही नहीं इसकी, दिखाया, ठीक हो गया। हमको अच्छे बच्चों के लिए होम्योपैथी के चिकित्सालय खोलने चाहिए, जो स्पेशली जो है बच्चों के लिए हो। लेकिन माननीय सभापति महोदय, एक शब्द है मसाणिया बैराग।
आप समझते हैं मसानिया बैराग, आदमी जब शमशान घाट में जाता है तो अचानक दीन दुनिया उसको बिल्कुल से ये अजीब लगने लगती है। क्या जीना, क्या मरना, काहे की दुनिया, क्या दुनिया, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वो सब कुछ को त्याग देना चाहता है, लेकिन जब बाहर आता है तो वही जूतम पेजार। तो हम इस सदन में बैठ करके जो चर्चाएं करते हैं ना, ये माननीय सभापति महोदय मसानिया बैराग है। सरकार जागे, मसानिया बैराग से बाहर निकले और हकीकत में प्रण करे, इस बात का निष्ठापूर्वक प्रण करे कि हम इस हमारे इस ज्ञान विज्ञान को हम मृत नहीं होने देंगे, हम इसको पनपाएंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। क्या सरकार के खजाने में कमी है? सरकार के खजाने में कमी है तो कंट्रीब्यूशन कर ले, विधायकों से कंट्रीब्यूशन कर ले। माननीय सभापति महोदय, ये परंपराएं ऐसी रही है, जिनको सरकारी संरक्षण मिला हो या सम्राटों का संरक्षण मिला हो या राजा महाराजाओं का संरक्षण मिला हो, बिना संरक्षण के ये विधाएं नहीं पनप पाई। एक माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक वो मेडिकल का एक बोर्ड बना हुआ है, उसमें आयुर्वेद चिकित्सक क्यों नहीं? आयुर्वेद चिकित्सक भी उसमें होना चाहिए। जब आपके 4 डॉक्टर बैठते हैं तो 4 डॉक्टरों के साथ एक आयुर्वेद का चिकित्सक बैठ जाए, एक होम्योपैथी का भी बैठे, एक यूनानी का भी बैठे, निश्चित रूप से उनके ज्ञान का भी लाभ होगा। मेरा अपना मानना है, मैं अपनी इस आयु में आयुर्वेद संपूर्ण शास्त्र है, उसमें सब कुछ है जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि उसकी जो जड़ियाँ, जो औषधियाँ चाहिए, वो हमारे पास औषधियाँ नहीं है। अब हम लवण भास्कर और चूर्ण चटनी खिला करके हम यदि करना चाहें तो माननीय सभापति महोदय ये थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ सरकार से, और खासतौर से मंत्री महोदय, मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि ये शास्त्र हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी थाती है। हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा इस बात के लिए कि हमें जब अवसर मिला तो इस थाती को बचाने के लिए, हम इसका संरक्षण करने के लिए हम कुछ नहीं कर पाए, ये प्रायश्चित रहेगा। प्रायश्चित नहीं करना पड़े, इसलिए इसके संरक्षण और इसके संवर्धन के लिए जो भी आप कर सकें वो सारा कुछ करिए। इससे किसानों को रोजगार मिलेगा। यदि औषधीय फसलें होगी तो सरकार को इसको जो है रेवेन्यू भी जनरेट होगी। यदि टूरिज्म डेवलप होगा तो उससे सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगी, किसानों की भी आय बढ़ेगी। अब माननीय सभापति महोदय, एक ऐसा विषय है जो गाय माता से जुड़ा हुआ है, पशुपालन। पशुपालन पे जो हालात आज हमारे यहाँ पे है, और केवल यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ही, और इसकी जो परेशानियां जो है इससे संबंधित, मैं पढ़ रहा था आपके इस बजट को, इसमें आपने गो नर जो है, क्या उसको लिए क्या लिखा है आपने, गो नरवंश जो है, आवारा गो नरवंश। क्यों भाई, वो आवारा कैसे हो गया? आवारा ही लिखा। जो नंदी है वो आवारा हो गए भाई। आवारा कैसे, क्या कर दिया उन्होंने? आपके यहाँ किसी घर में पैदा हुए, आपने लाकर उसको सड़क पे छोड़ दिया। वो मूक पशु जो बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, सिर्फ अपनी आंखों की भाषा से आपको समझा सकता है, उसको आपने आवारा बता दिया। मेहरबानी करके इसको निराश्रित गोवंश कहें आप। ये निराश्रित है, ये आवारा नहीं है। इसको आवारा कह करके इसको लज्जित मत करिए आप, ये निराश्रित है। सभापति महोदय, गाय के लिए शास्त्र क्या कहता है? भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पित्वाम तोयम जलाशयम। सूखे तृण खा करके, तालाब का पानी पी करके हमें दूध देती है। गावो विश्वस्य मातरः है, गाय दुनिया की माता है। उस गाय की आज हमने हालत क्या कर रखी है? सड़कों के किनारे, हाईवेज पे, क्या कभी हमने चिंतन मनन किया इस बात का? जो भी सरकार आती है, अभी हमारी सरकार ने भी गोपालन विभाग बनाया, तो गोपालन वो निर्देशालय बनाया, तो गोपालन निर्देशालय बनने से गायों का संरक्षण हो जाएगा। उसको जमीन तक उतारिए। गांव में भी, शहरों में भी उसके छोटे छोटे ऑफिसेज बने, वहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और अच्छी गौशालाएं हो। और जब तक माननीय सभापति महोदय हम इसको नरेगा से नहीं जोड़ेंगे, खासतौर से नंदियों की जो समस्या मैं आपको बता रहा हूँ, इस नंदी की समस्या को जब तक हम नरेगा से नहीं जोड़ेंगे, हाईवेज पे कितने एक्सीडेंट होते हैं। माननीय मंत्री महोदय, यदि आप अपना रिप्लाई दें तो उसमें आप यदि बताने की कृपा कर सकें कि इन नंदियों से
हाईवेज पे कितने एक्सीडेंट होते हैं। अखबार में एक दिन छपता है या टीवी पे आ जाता है, एक्सीडेंट हुआ, 10 आदमी मर गए, 2 आदमी मर गया, 5 आदमी मर गए। हमारे इस सदन के एक माननीय सदस्य ने भी अपने प्राण जो है, पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने भी प्राण खोए थे। हाईवेज पे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, मेरा अपना एक छोटा सा सुझाव है विनम्रता पूर्वक, यदि हम इनको टोल से जोड़ दें कि जिन जिन हाईवेज पे ज्यादा जो है वो एक्सीडेंट पशुओं की वजह से हो रहे हैं, वहां टोल वाले जो है उसका अपना कोई इनको चार्ज करे, कोई मैकेनिज्म डेवलप करे वो, और उन गोवंश का वो मॉनिटरिंग करके वहां से उनको हटाए। और वो चाहे कहीं पे भी कोई छोटा मोटा अपना कोई बड़ा बना ले या कुछ भी कर ले, जहां वो उनका रैक करके और उनका भरण पोषण करे। दूसरा माननीय सभापति महोदय, बिराजे साहब, ये रोजमर्रा बढ़ रही है, ये कम नहीं हो रही है। अभी मैंने देखा अब आपके बजट में आपने 400 करोड़ रुपए जो है असोर्टेड सीमन के लिए इसमें रखे हैं। मेरा इसमें सुझाव है अपना, एक असोर्टेड सीमन को आपने तो जनरलाइज कर दिया, इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आप लें कि फला जिला हमने इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है जिसमें असोर्टेड सीमन होगा। उसका फायदा ये होगा कि असोर्टेड सीमन से आपके पर्टिकुलर उस जिले में जो गोवंश पैदा होगा वो गायें पैदा होगी। और अधिकतर ये देखा गया है कि गायों को लोग बाहर नहीं निकालते, गायों को लोग अपने घर में रख लेते हैं। तो यदि हम गायों को असोर्टेड सीमन के माध्यम से किसी जिले को पायलट प्रोजेक्ट पे लेकर के हम यदि वहां पे उनका रोज जो सड़कों पे आ रही है वो धीरे धीरे वैसे कम नहीं होगी। माननीय सभापति महोदय, बिराजे उसको रोकना पड़ेगा हमको। रोकेंगे कैसे? रोकने का एकमात्र जरिया है करेंगे असोर्टेड सीमन से पायलट प्रोजेक्ट बना करके एक जिले को आप उसमें सम्मिलित करें। उसमें आप जो है इस बात का आंकलन करें कि एक वर्ष में जो यहाँ पे जो पैदा हुए हैं उसमें गायें कितनी है और बछड़े कितने हैं। धीरे धीरे ये संख्या कम होगी। और इनका एक और भी काम कर सकते हैं, 2 मिनट और लूंगा बस, अब हो गया आपका बंदीकरण भी आप कर सकते हैं। बस आप धीरे धीरे इनको आप बदियाकरण करेंगे। बिराजे हो गया आपके 1 मिनट और लूंगा माननीय सभापति महोदय, बहुत जरूरी बात करना है। 25 मिनट दे दिए मैंने, 20 लिखे हुए हैं। तब कभी मैं उस आसन पे बैठा, आप यदि बोलने लगे तो मैं भी फिर यही कहूंगा। 2 मिनट का समय दीजिए मुझे आप। अब माननीय सभापति महोदय, जो समय दिया हुआ है, प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब करें, 2 मिनट में बोल पाऊंगा मैं। आज जो है पशुओं का जो परिवहन है माननीय सभापति महोदय, पशुओं के परिवहन की एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। खासतौर से सीकर, झुंझुनू, चूरू, जोधपुर, नागौर, ये कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ से किसान के घर से अपने बकरी भेड़ जो है वो लेकर के आता है व्यापारी, वो उनको दिल्ली भेजता है, कश्मीर भेजता है। रोजमर्रा उसके सामने समस्याएं आती है कि कभी तो पुलिस वाले और कभी आपके ये जो बने हुए हैं, जो एनजीओ बने हुए हैं, ये उनको रोकते हैं। कोई ऐसा मैकेनिज्म आपको डेवलप करना चाहिए माननीय मंत्री महोदय कि रोजमर्रा जो अपने पशुओं को, पशु जो है वो कोई कहीं से उठा के नहीं लाए, चोरी करके नहीं लाए हैं। वो पशु वो है जो किसान की आय बढ़ाता है। किसान के घर से पशु लेकर के व्यापारी आता है, उन पशुओं को वो अपने जो है दिल्ली और मुंबई और कश्मीर तक भेजता है। उनको जो रोजमर्रा जो परिवहन कर रहा है उसमें किसी तरह की उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपने अधिकारियों के साथ बैठ करके कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें कि उनको परमिशन आप दें, कोई न कोई ऐसी चीज करें जिससे ये इस तरह की जो व्यवस्थाएं जो है रुके, ताकि उनके साथ जो हो रही है अन्याय है वो रुके। आपने समय दिया, बहुत श्री बाबू सिंह जी।